जय जगत साथियों। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस सम्मेलन में हिस्सा लेने का, सहभाग करने का मौका मिला और विशेष तौर पर इस सत्र में सबको सुनने का अवसर मिला। तो जब हम निसर्ग के बारे में, पर्यावरण और प्रकृति के बारे में बात करते हैं और उसके साथ साथ विकास को समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम यहाँ जब प्रकृति की भी चिंता करते हैं तो असल में हम अपनी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रकृति है इसका जितने लंबे समय का अस्तित्व है, धरती का अगर इतिहास समझें तो जो सेपियंस की हम संतान हैं, हमारा अस्तित्व इस पूरे धरती और समय के कालचक्र में एक बाल के बराबर है और उसमें भी एक बहुत ही फ्रैक्शन के बराबर जगह हमारे इस सो कॉल्ड, इस तथाकथित विकास या सभ्यता का है। तो जब हम कहीं पर भी पर्यावरण की चिंता करते हैं तो असल में हम अपनी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण को अपना ख्याल रखना आता है। हमारे तमाम शोषण, दोहन और लूट के बाद जब करोड़ों साल बीत जाएंगे तो प्रकृति अपने आप को ठीक कर लेगी, लेकिन हम नहीं ठीक हो पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए खुशखबरी ये है कि हमने बहुत सारे ग्रहों, नक्षत्रों और अनेक तरह के आकाशगंगा को जानने का सफ़र तय किया है। हम उस तक जा भी सकते हैं, लेकिन वहाँ जाकर बस नहीं सकते। ये हमारी दुविधा है और उसका परिणाम ये है कि हम चाहें या ना चाहें, हम इस धरती को छोड़कर कहीं और अस्तित्व में नहीं रह सकते। तो असल में चिंता हमें अपने आप की है, हमारे और हमारे अगले पीढ़ी की चिंता है कि उनका क्या होगा और इस पूरे वातावरण में वो कैसे आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे। जैसे बड़े बड़े दूसरे जीव नहीं रहे, वैसी ही स्थिति में कहीं हम सेपियंस तो नहीं पहुंच जाएंगे। और उसमें भी एक और बात यह है कि हमने विकसित होते ही हमारे जितने भी काका बाबा के संतान थे, यानी सेपियंस के अतिरिक्त और जितनी भी मानव स्पीशीज़ थी, प्रजातियां थी, उन सबको ख़त्म कर दिया है। तो हम अकेले हैं, तो इसलिए हमें अपनी चिंता बहुत ज़्यादा करनी होगी और उसी की हम चिंता कर रहे हैं कि इस वातावरण में हम कैसे रहेंगे। तो मैं अपनी बात की शुरुआत इस परिभाषा के साथ करना चाहूँगी कि आखिर हम 1947 के बाद एक आधुनिक नेशन स्टेट जब बने, राष्ट्र राज्य जब बने, तो हम राष्ट्र को परिभाषित कैसे करते हैं। अगर हम राष्ट्र को एक एब्स्ट्रैक्ट में परिभाषित करते हैं, एक प्रतीक के रूप में देखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो उसके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हैं। लेकिन यदि हम सचमुच जिस प्रार्थना के साथ हम रोज शाम को सर्वधर्म प्रार्थना की शुरुआत करते हैं, ईशावास्य की धरती मानते हैं, तो हम मानेंगे कि हम स्पेशल नहीं हैं, हम विशिष्ट नहीं हैं। हम और प्रकृति हमारे अंतर निर्भर सौहार्दमयी अंतर संबंधों के साथ ये राष्ट्र चल रहा है। तो ये जो प्रकृति है वो हमारे डिस्पोजल पर नहीं है, हम उसका भाग हैं। और जब से हमने, और ये हमारे लिए हमारी औपनिवेशिक देन है जिसको हम भी आगे बढ़ा रहे हैं,
कि हमने मान लिया है कि कुछ जोन हैं जिनमें वन होंगे, वनस्पति होगी, पशु पक्षी होंगे, अभयारण्य होंगे, और कुछ जोन होंगे जिसमें हम होंगे। ये औपनिवेशिक देन है जिसके लिए कोई स्थान नहीं है प्रकृति में। प्रकृति इस तरह से वर्गीकृत, क्लासिफाई होने के लिए और वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाने के लिए नहीं बनी है। हम उसका ही भाग हैं, और हम सब एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं, उसका नियोजन हम कैसे करेंगे, वो हमारे सामने की चुनौती है। तो असल में पर्यावरण विकास की चुनौती नहीं है, मतलब पर्यावरण विकास की राह का रोड़ा नहीं है। ये जिसको आज हम विकास कह रहे हैं वो निसर्ग की राह का रोड़ा बन रहा है क्या, इसका हम लोगों को चिंतन करना है। और उस निसर्ग में मैं अपने आप को और हम सबको देखती हूँ, क्योंकि हम उससे अलग नहीं हैं, हम उसका ही एक भाग हैं और उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी जो बहुत बड़ी बात है कि हम पूंजी लगाकर पर्यावरण को जीवित नहीं कर सकते। पर्यावरण से हम पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावरण एक एसेट हो सकता है, संपत्ति हो सकती है, लेकिन हम संपत्ति खर्च करके पर्यावरण को जिंदा नहीं कर सकते। और इसीलिए हम सबके सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न के रूप में खड़ा है। आज अगर हम एक ग्लोबल सिनेरियो देखें तो पूरे विश्व में भारत कार्बन उत्सर्जन में तीसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन करने वाले मुल्क हैं उनमें हम तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है वो मात्र 1.84 टन है। और अगर इसकी तुलना हम यूएस से करें, अमेरिका से करें, तो वहाँ पर प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करीब करीब 16.21 टन है। इसे अपने आप में एक विषमता की स्थिति दिखाई देती है कि किस तरह से वो मुल्क जो आज हमारा लक्ष्य बनता है, हमारे कुछ साथियों ने बहुत अच्छे शब्द को उपयोग किया, महत्वाकांक्षा। तो एक मुल्क के नाते हमारी महत्वाकांक्षा होती है कि हमें यूएस जैसा लाइफस्टाइल चाहिए। तो असल में जब हम वैसा एक लाइफस्टाइल चाहिए, इसका लक्ष्य तय करते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज की हमारी जो कार्बन उत्सर्जन हमारा होता है वो इतने गुना बढ़कर यूएस के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के बराबर पहुंच जाए, तभी जाकर हम यूएस जैसा जीवन शैली अपने मुल्क में ला पाएंगे। हाल ही में एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में 623 जिलों के 2,03,313 घरों का कितना कार्बन उत्सर्जन होता है उसका एक अध्ययन सामने आया। उस अध्ययन से एक बहुत बड़ी बात सामने आई, वो ये थी, दो बातें आई। एक तो ये कि जो देश के सबसे ज़्यादा जिन जिलों में वन है, जो 5वीं अनुसूची के भी जिले हैं, जिनमें हमारे अलग अलग तरह के रिजर्व भी हमने बना दिए हैं, टाइगर रिजर्व से लेकर तो नेशनल पार्क और ये सारी चीज़ें, जिनमें सबसे ज़्यादा उत्खनन हो रहा है और जिनमें सबसे ज़्यादा गरीबी और कुपोषण है और जिनमें सबसे ज़्यादा विस्थापन का दर्द झेला जाता है आदिवासी तबकों के द्वारा और अन्य कामगारी तबकों के भी द्वारा, वो हमारे देश के 150 जिले हैं। यानी कि ये 150 जिले वो हैं जो आज भी, हमारे एक हरियाणा के भाई ने कहा ना कि जब वो दूसरे जगहों पर जाते हैं तो उन्हें वन दिखाई देते हैं, तो सबसे ज़्यादा वन जहाँ हैं 150 जिलों में, वहीं के लोग सबसे ज़्यादा खदेड़े जा रहे हैं, बेदखल किए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा कुपोषण के लिए मजबूर हैं। और ये सब कुछ प्रकृति को बचाने के नाम पर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग प्रकृति को बचा रहे हैं वही इस सो कॉल्ड विकास की सामाजिक कीमत चुका रहे हैं।
पिको एक बड़े अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने ये नया टर्म निकाला सोशल कॉस्ट, कि हम जो कुछ भी विकास के नाम पर करते हैं उसका कोई ना कोई सामाजिक मूल्य भी होगा। हम जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो वो केवल आर्थिक नहीं हो सकता, उसमें जो सामाजिक मूल्य चुकाया जा रहा है उसका भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आकलन होना चाहिए और उसके आधार पर तय करना चाहिए कि सचमुच हम जिसको अच्छा मान रहे हैं, फ़ायदेमंद मान रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा होता है या फ़ायदा नहीं होता। उसका परिणाम ये निकला, उससे जो एनालिसिस से जो समझ में आता है कि जिसको हम विकास कहते हैं, वो फ्लाईओवर हो सकता है, वो समृद्धि सड़क हो सकता है, वो ऑल वेदर रोड हो सकता है, वो मेट्रो हो सकता है, हवाई जहाज़ हो सकता है कि हमने इतने सारे जगह पर एयरपोर्ट बनाए, स्मार्ट सिटी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें जिसको सो कॉल्ड विकास। और हमारे बहुत ही सम्मानित वक्ता जो गुजरात से आए थे परमार जी, उन्होंने गोल्डन ट्रायंगल की बात की। ये सब इन सबको हम विकास के तौर पर अगर सामने देखते हैं तो इससे समझ में ही आता है कि इसका जो सामाजिक मूल्य चुकाते हैं वो तबका है जिसको एक इनमें से किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलता। दूसरा, वो इतने सब के बावजूद जब बेदखल होता है तो इन्हीं सब चीज़ों से महरूम होकर दर दर भटकता है। कोविड के समय जो पैदल आए वो हमको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो पर्यावरण के निकटस्थ रहते हुए जो अपने नेचुरल पर्यावास से हटाए जाते हैं वो हमें दिखाई भी नहीं देते। और सबसे ज़्यादा सामाजिक मूल्य या सोशल कॉस्ट वो चुकाते हैं जो सबसे गरीब हैं। और उसके बाद यही सर्वे ये बताता है कि जो देश के सबसे अमीर 20% लोग हैं उनका कार्बन उत्सर्जन गरीब जो कि 140 रुपए से कम कमाता है उसके मुकाबले 7 गुना ज़्यादा है। तो जो हमारे देश के सबसे अमीर लोग हैं, यदि उनका प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन देखें तो वो 1.32 टन है, और जो सबसे गरीब है जो 140 रुपए से कम एक दिन में कमाते हैं उनका करीब करीब 0.9 टन प्रति व्यक्ति है। इससे हमारे सामने दूसरा सवाल ये उठता है कि फिर हम किस तरह से अपने गरीबी को कम करने का प्रयास करें। और एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको ऐसा लगता है कि ये जितने भी गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम या योजनाएं होती हैं जिससे हम गांव को जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है। पर ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वही आकलन ये भी बताता है कि जितने भी गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम हैं, जिसमें काम के बदले अनाज योजना है जो बाद में महात्मा गांधी नरेगा के रूप में बनी, और भी अन्य इस तरह के जितनी भी योजनाएं हैं जिसमें कि सामुदायिक वन भूमि के पट्टे देने का भी उसको हम जोड़ सकते हैं, उन सब से जो उत्सर्जन होता है वो उसके बावजूद भी जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है वो 1.97 टन है। लेकिन अगर हम अमीरों को और ज़्यादा अमीर बनाएं, और अमीर को और ज़्यादा अमीर बनाने का मतलब ये नहीं है कि उनको हम मानसिक तौर पर ज़्यादा सौहार्दमय जीवन जीने के लिए तैयार करें, लेकिन हम उनको भौतिक तौर पर उनकी आवश्यकता से अधिक, जैसे हमारी एक बहन ने बहुत अच्छा निजी सुझाव दिया कि कैसे हम अपने एमिशन को कम कर सकते हैं, तो अगर हम उसके विपरीत होकर ज़्यादा अमीर होने का ये मतलब लगाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक साधन उनके पास हों, तो हम देखते हैं कि वो फिर कार्बन उत्सर्जन अमीर को और अमीर बनाने का 50% बढ़ाता है। कार्बन उत्सर्जन करीब करीब 50% बढ़ता है। तो ऐसे में हमारे सामने सवाल ये उठता है कि हम आज जिसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं या फिर आज़ादी का अमृतकाल जिसको मानते हैं, जो कि स्लोनेस और स्मॉलनेस से बिल्कुल उल्टा है, तो हम सबके सामने बहुत ही गंभीर स्थिति है।
एक तरफ हमारे पास प्रकृति का दिया बहुत कुछ है। हमारे जो पश्चिम घाट हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, महाराष्ट्र उसका एक बड़ा हिस्सा आता है। वो जो हिमालय से भी पुराना है, वो जो हमारे मॉनसून के लिए ज़िम्मेदार है और जिसमें इतनी तरह की बायोडाइवर्सिटी है, वो एक तरफ है। पूर्वी दिशा में सुंदरबन का एक बड़ा हिस्सा हमारे पास आज भी है और एक हिस्सा ऑफकोर्स बांग्लादेश के पास है। फिर हमारे हिमालय और हिमालय से जुड़ी हमारी नदियां हैं। आदरणीय चिन्मय जी ने जोशीमठ के बारे में जो बात यहाँ पर रखी, तो ये सब हमारे सामने है, जिसमें हर गांव में एक समय में तमिलनाडु में उसको पोरमबोक कहते हैं, यानी कि जिसको मतलब अंग्रेजी में उसका शब्द भी ठीक नहीं है, वो उसको वेस्ट लैंड कहते हैं। वो वेस्ट बिल्कुल नहीं है। उस वेस्ट लैंड के बिना हम आज की जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको कभी नहीं बचा पाएंगे। वो हमारे चारागाह के लिए ज़मीन हुआ करती थी, ग्रेजिंग लैंड भी होता था, लेकिन उसके साथ साथ केवल घास लगे हुए जो मैदान हैं वो अपने आप में हमारी धरती को कूल रखने में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करते थे। ऐसे में एक तरफ हमारे पास ये सारी दौलत है, दूसरी तरफ हम इनको समाप्त करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं। जबकि भारत, जो कि जिसको हम बार बार कहते हैं, उस शब्द के रोमांस में मैं नहीं खोना चाहती हूँ। हम कहते हैं कि हम एक कृषि प्रधान मुल्क है, वो सही बात है। उसके रोमांस में अगर हम नहीं भी जाए तब भी हम एक बायोमास इकोनॉमी बनने की पूरी, मतलब हम उसी स्थिति में हैं। हम अपने आप में एक बायोमास इकोनॉमी हैं, जहाँ पर करीब करीब 1 मिलियन हेक्टेयर में 7.27 मिलियन लोगों का पालन होता है। और उसमें भी सबसे जो ज़्यादा गरीब हैं उनके सामने दो चुनौती है। एक तो उनको अपना भरण पोषण करना है, उसके साथ साथ उनको हमारे देश को भी खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना है। ये भी चुनौती उनके सामने है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर अपने बायोमास इकोनॉमी को बचाकर रखें, या हम स्पेशल इकोलॉजिकल जोन बनाकर अपने बायोमास इकोनॉमी को बचाकर रखें। तो मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि हम हमारे देश के लिए लास्ट पॉइंट मेरा सिर्फ इतना ही है कि हम निर्धनता को वापस से परिभाषित करें। हमारे लिए निर्धनता का मतलब केवल पूंजी का न होना नहीं है, लेकिन निसर्ग का खोना। क्योंकि हम निसर्ग को कुछ भी करके रीइन्वेंट नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। प्रकृति अपने आप कर सकती है, मगर शायद तब तक हम नहीं होंगे। इसलिए हम पर्यावरणीय पतन को गरीबी के साथ जोड़कर देखें और ये माने कि हम पर्यावरण के साथ चलें तो हम गरीबी की चुनौतियों को हल कर सकते हैं और वापस से एक अंतर्निर्भर, एक सौहार्दमयी आत्मनिर्भरता तैयार कर सकते हैं। और यही हमारे लिए हिंद स्वराज का रास्ता है और यही हमारे लिए ऑल्टरनेटिव या वैकल्पिक सामाजिक आर्थिक विकास का रास्ता है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।